Hello everyone, I hope you all are doing well and studying well and I am also fine. So we were continuing लक्ष्मीकांत की सीरीज, ठीक है, जिसमें हमने डिसाइड किया था कि हम हर एक लक्ष्मीकांत को चैप्टर वाइज कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे आई वुड बी एक्सप्लेनिंग ईच चैप्टर। ठीक है, हर एक वीडियो में हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और हो सकता है किसी चैप्टर में, जैसे कि पार्लियामेंट जैसा बड़ा चैप्टर हो तो उसमें 2 वीडियोस भी लग जाए। तो ऐसे हम पूरी लक्ष्मीकांत पूरा पॉलिटिकल सिलेबस कंप्लीट करेंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने इसका फर्स्ट चैप्टर किया था विच वाज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो 1934 में बेसिकली जो पहली बार जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया था वो किसने दिया था? एम एन रॉय ने। एम एन रॉय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो सीपीआई थी, जिसका जो 1920 में बनी थी और ऑफिशियली जो 1925 में बनाई गई थी इंडिया में, उसके वन ऑफ द फाउंडर थे एम एन रॉय। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। सो 1934 में आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय। 1935 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड करा अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और 1940 में अगस्त ऑफर आया। तो उसके बाद में क्या होता है, जब वॉर शुरू हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो उसके बाद में क्योंकि ब्रिटिशर्स को उनको इंडिया की हेल्प चाहिए थी, इंडियन सोल्जर्स की हेल्प चाहिए थी, तो वो इंडियंस की हेल्प लेने के लिए, बट इंडियन लीडर्स ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम सेड कि इंडिया कैसे किसी नेशन की हेल्प कर सकता है, जबकि इंडिया खुद एक कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की। तो इंडिया कैसे किसी को हेल्प कर सकता है? तो अगर इंडिया, वो चाहते हैं कि इंडिया उनको हेल्प करे, तो पहले उनको इंडिया को आज़ाद करना पड़ेगा, तब वो हेल्प कर सकते हैं। सो 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। बेसिकली इट वाज अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द फ्रेमिंग ऑफ इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वॉर वन के बाद में, ठीक है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये बेसिकली कुछ बैकग्राउंड है जो आपको याद रखना है। क्रिप्स मिशन की डिटेल्स में और अगस्त ऑफर, इनकी डिटेल्स में आप पढ़ना चाहते हो तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, बट ये बैकग्राउंड है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र हिस्ट्री में पहले कब कब हुआ। ठीक है, सो अब कंपोजिशन की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल 389 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ रखी गई थी, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया को सीट थी 296 और प्रिंसली स्टेट्स की थी 93 सीट्स। सो ये जो 296 सीट्स है, ये बेसिकली बिफोर पार्टीशन की सीट्स है। तो उसमें सारी जो अभी इस टाइम पे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, तो वो सारा ऑल ओवर जितनी भी ब्रिटिश टेरिटरीज थी, वो सारी 389 सीट्स है। तो ब्रिटिश इंडिया को दी गई 296 सीट्स और प्रिंसली स्टेट्स को 93 सीट्स। तो ये 296 जो सीट्स थी, ये बेसिकली मुस्लिम, सिख्स और जनरल, ठीक है, मुस्लिम्स और सिख्स को छोड़ के बाकी जो सारे लोग थे, सभी रिलीजन्स के लोग, वो जनरल कैटेगरी में आते थे। ठीक है, सो ये जो 296 सीट्स थी, ये 3 कैटेगरीज में बांटी गई, प्रोपोर्शनल टू दी पॉपुलेशन ऑफ ईच पर्टिकुलर कैटेगरी। ठीक है, वोटिंग किस तरीके से किया? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे आज की डेट में प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, उस तरीके से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वैसे इलेक्शंस हुए। और इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कब हुए? देखो, हम हम हमको इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा होता, हिस्ट्री नहीं पढ़ा होता, उनको ऐसे लगता है कि उससे पहले तक तो हम उससे पहले तो एक कॉलोनी थे, तो उससे पहले हमारे पास कुछ था नहीं। बट उससे पहले भी देखो, उससे पहले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हो चुके थे 1946 में। जुलाई अगस्त 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कैसे होता है? इसमें बेसिकली एक बैलेट पेपर दिया जाता है। तो जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, ठीक है, हर एक कैंडिडेट को ऐसे बैलेट पेपर दिया जाता है, एक पेपर होता है। तो जितने भी कैंडिडेट इलेक्शंस लड़ रहे होते हैं, उनको, मतलब जितने भी कैंडिडेट इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करते हैं, उनको सबको कहा जाता है, जो भी वोट देने वाले हैं उनको कहा जाता है कि आप एक रैंकिंग में सेट करो सब लोगों को, कि जैसे मान लो सबसे पहले आप किसको चाहते हो कि ये बंदा बने। ठीक है, अगर मान लो वो नहीं बनता है तो फिर आपकी दूसरी चॉइस क्या है? फिर मान लो अगर वो भी नहीं बनता तो फिर आप किसको बनाना चाहते हो? वो तीसरी। ठीक है, और वो भी ना बने तो फिर किसको बनाना चाहते हो? वो चौथी। तो ऐसे, मतलब जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉन्टेस्ट करते हैं, उतनी नंबर ऑफ रैंकिंग आ जाती है। और उसके बाद में देखते हैं कि कितने लोगों ने
ठीक है, और फिर सबके वोट्स काउंट होते हैं, और जिसको सबसे कम रैंक मिली है, ठीक है, सबकी टोटल करके वो एलिमिनेट होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे काफ़ी इसका कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं ये मेथड ही समझाऊंगी कि कैसे ये इलेक्शंस होते हैं। बट ये जो लोकसभा के और जो विधानसभा के हम इंडिया में जो फॉलो करते हैं विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए, वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है। हम जाते हैं, एक कैंडिडेट का अंगूठा दबाकर आ जाता है। ठीक है, ये अलग सिस्टम होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में यूज होता है। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसको लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में यूज नहीं करते, कि मोस्ट ऑफ द लोगों को समझ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं आपको कभी और बताऊंगी। ठीक है, या हम जब प्रेसिडेंट करेंगे जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो ये जो 296 सीट्स थी, तो फिर प्रिंसली स्टेट्स के जो कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव थे, इट वाज सेड कि प्रिंसली स्टेट्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स प्रिंसली स्टेट्स के हेड नॉमिनेट कर सकते हैं, बट देन दे डिसाइडेड टू स्टे अवे। एंड लेटर ऑन जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, तो काफ़ी सारे प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन कर भी लिया था। ठीक है, सो 296 सीट्स में से इलेक्शंस होते हैं, जिसमें से 208 सीट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती है, 73 सीट्स मुस्लिम लीग जीते हैं, और 15 जो बचे हुए रिमेनिंग है, 15 सीट्स इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और ऐसे लोग जीतते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उस टाइम के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, चाहे वो नेहरू जी है, ठीक है, चाहे डॉक्टर BR अम्बेडकर है, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सब जितने भी वो सब इसके मेंबर थे, सिवाय गांधी जी के। सो महात्मा गांधी जी, ही वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो सबसे फर्स्ट मीटिंग जो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, एटलीस्ट एज एन अवेयर सिटीजन, ठीक है, आप ये चीज याद रखना, डेट याद रखना, कि December 9, 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, एंड मुस्लिम लीग बाइकॉटेड द मीटिंग। मुस्लिम लीग का एक ही एजेंडा था कि हमको अलग होना है। ठीक है, हमें एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, जो आगे हम देखेंगे कि माउंट बैटन प्लान जब आता है 3 जून 1947 में, तो वो प्लान पार्टीशन प्लान ही था। ठीक है, तो अभी मुस्लिम लीग ने इसको बाइकआउट किया, एंड तो सिर्फ 211 मेंबर्स ने इस मीटिंग को ज्वाइन करा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया था, फ्रेंच प्रैक्टिस फॉलो करते हुए कि सबसे एल्डर मेंबर को वो बना दो। तो ये याद रखना कि सबसे पहले सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना गया, और 2 वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमाचारी। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मीटिंग कब हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? ऑन December 9, 1946 को। अब उसके बाद में क्या होता है कि December 13 को क्या होता है, जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द असेंबली। इट लेड डाउन फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, सो ये बहुत फेमस है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, तो 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग होती है, और 13 दिसंबर को जो नेहरू है वो हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करते हैं। तो बेसिकली ये रेजोल्यूशन में कुछ भी नहीं होता है। ये रेजोल्यूशन इसमें जैसे जो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो हम बेसिक फीचर की बात करते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फिलॉसफी की बात करते हैं कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। ठीक है, जो इंडिया का कैरेक्टर है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कैरेक्टर है, बेसिकली यही इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बातें की गई थी। कुछ भी खास ऐसा मतलब कुछ अलग नहीं था। ठीक है, तो जनवरी 22, 1947 को ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया। देखो कुछ कुछ डेट्स ऐसी होती है ना जो लर्न करनी ही करनी है, एंड अगर आप, और शायद आप पहली बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि वो इतना सारा लर्न करना है, बट जब आप बार बार पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। और जब भी आप कहीं पे भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, या कहीं पे भी आपको इंटरव्यू देते हो, आप ऐसी डेट्स बताते हो और ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हो, तो वो एक अलग इंप्रेशन आपका पड़ता है। ठीक है, सो 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग होती है, और December 13, 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव करवाते हैं नेहरू, और जो कि जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया जाता है असेंबली द्वारा। नाउ असेंबली ने क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करे थे? बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया ही उन्होंने, उसके अलावा क्या क्या फंक्शंस उन्होंने परफॉर्म किए? सो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इनैक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज। ठीक है, उस टाइम पीरियड के लिए मतलब 1946 से लेकर 1950 तक, आपको पता है हमारे फर्स्ट जो जनरल इलेक्शन जो है लोकसभा के इलेक्शन, वो 1951 में हुए थे। तो उससे पहले
भी तो जो लॉज बन रही होगी ये 4-5 सालों में, तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी का काम, मतलब लॉ मेकिंग बॉडी का काम भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किया था। इट ऑल्सो अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। तो आप याद रखना कि जो हमारा नेशनल फ्लैग है, जो तिरंगा है, वो कब अडॉप्ट किया गया? 22 जुलाई 1947 को, मतलब हमारी इंडिपेंडेंस के कुछ दिन बाद ही। जबकि जो नेशनल एंथम है जनगण मन और नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, वो 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, आपको याद रखना है, रिपब्लिक डे के से 2 दिन पहले वो तब अडॉप्ट किए गए। और जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया 24 जनवरी 1950 को। एंड इट ऑल्सो रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। सो कॉमनवेल्थ बेसिकली उन में वो कंट्रीज है जो कभी ना कभी किसी ना किसी टाइम पे ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे हैं, ठीक है। तो अभी बता, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुल 11 सेशंस लगाए और 2 साल 11 मंथ और 18 डेज में मिलके उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ठीक है। और नवंबर 26 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, ठीक है। हालांकि हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मानते हैं, बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था और अडॉप्ट कर लिया गया था। नाउ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था? ओरिजिनली इट कंटेन्ड अ प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल, 8 स्केड्यूल्स एंड आपको अभी पता है कि इस टाइम पे 12 स्केड्यूल है, ठीक है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है। और ऑन 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे वो और क्यों सिर्फ 26 जनवरी 1950 को ही रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट किया गया था, तो उस चीज की मेमोरी में। क्योंकि 1929 का जो लाहौर सेशन हुआ था वहां पे पूर्ण स्वराज एज अ गोल इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो डिक्लेयर किया गया था, ठीक है। नाउ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जो एलिफेंट है, elephant was a symbol of constituent assembly. Prem Bihari Narayan Raizada was a calligrapher of Indian constitution. Original constitution was written by him in following italic style. तो कोई मशीन द्वारा नहीं लिखा गया था, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा इन्होंने खुद अपने हाथों से हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, ठीक है। यस, एंड मूविंग टू वेरियस कमिटीज, ठीक है। तो इसमें एक ही कमेटी से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, वो है ड्राफ्टिंग कमेटी से, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारी कमिटीज़ है, लेकिन जो मैंने मेजर कमिटीज़ है उनके नाम और उनके चेयरमैन यहाँ पे लिखे हैं। तो 3 कमिटीज़ के चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। वो कौन सी कमिटीज थी? यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। इनके जो थे चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी। तो इन दोनों के रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी एंड स्टेयरिंग कमेटी ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इनके जो चेयरमैन थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। एंड ड्राफ्टिंग कमेटी ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है जिसपे क्वेश्चन आता है। इनके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इनका काम क्या था? इनका काम था एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना, ठीक है। तो ये मेजर कमिटीज हैं। सो दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर। और इसमें कुछ भी खास नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन कब हुआ, इसके इलेक्शंस कब हुए। तो इसके इलेक्शंस हुए तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यस, थैंक यू।